नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। सॉरी फॉर लेट, करीब 5-6 मिनट आज लेट हम लोग जुड़ पा रहे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस संविधान पर अपने लाइव सेशन में। और कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि हम लोग अपना जो सेशन है वो अपने पेज पर करेंगे, तो आप सभी लोग इस पेज पर जुड़ जाइए। और थोड़ा सा डिले हुआ है, अभी 6 मिनट करीब हमारा सेशन डिले स्टार्ट हुआ है, पर कोई नहीं, हम लोग वेट करेंगे 2-3 मिनट सभी लोगों के जुड़ने का। स्वागत है आप सभी लोगों का जो लोग इस पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, रोहित सिंह लोधी, यशपाल सिंह, SRL राजपूत, इंजीनियर भुवनेश लोधी, सुनील लोधी, लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मपाल सिंह लोधी जी, डॉक्टर मोनू राजपूत, नरेश बाबू लोधी। थोड़ी देर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे और उस दौरान मुझे लगता है सभी लोग जुड़ जाएंगे और फिर देन वी विल डिस्कस कि हमारा जो संविधान पर अपना जो आगे के विषय, आगे के जो उपबंध हैं उसके बारे में। और आप सभी लोग इस लाइव डिस्कशन को, लाइव सेशन को चाहें तो दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं ताकि लोग वहाँ भी इसको देख सकें। और कल हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 132 तक की चर्चा की थी, आज हम लोग आर्टिकल 132 से आगे बढ़ेंगे और जो बाकी संविधान में न्यायपालिका के संबंध में उपबंध हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नरेश बाबू लोधी जी अमापुर से, गिरीश भारत जी गुड मॉर्निंग, गिरीश जी, राम किशन राजपूत जी गुड मॉर्निंग, हरिशंकर राजपूत किसान जी महुआ से गुड मॉर्निंग, अनूप कुमार वर्मा उन्नाव से गुड मॉर्निंग अनूप, दयाराम लोधी वेरी गुड मॉर्निंग, लोधी गजेंद्र राजपूत गुड मॉर्निंग, केशव आज़ाद वेरी गुड मॉर्निंग केशव, नरेंद्र राजपूत शाहजहाँपुर से गुड मॉर्निंग, निर्मल लोधी एटा से, भगवान शरण राजपूत जी नमस्कार, रमेश सिंह लोधी जी दादरी उत्तर प्रदेश से, अनिल कुमार जी जय हिंद, राज राजपूत गुड मॉर्निंग राज, ओम प्रकाश सिंगरौल जी गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी, गजेंद्र सिंह जी और शिवम राजपूत जी गुड मॉर्निंग शिवम, डॉक्टर हरीश चंद्रा जी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप। तो थोड़ी देर में मुझे लगता है सभी लोग जुड़ जाएंगे। और आज हम लोग जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके संबंध में जो चर्चा कर रहे थे उस पर आगे अपनी बात रखेंगे। लोधी हेमंत राजपूत इंदौर से, उसके अलावा नरेंद्र सिंह राजपूत गुड मॉर्निंग, RBS लोधी जी, करण सिंह राजपूत, शिव मोहन सिंह लोधी, संजय लिल्हारे, संजय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, संजय का काफ़ी सारा काम रहता है तो कभी कभी वो है नहीं जुड़ पाते हैं, KD भारद्वाज जी, गोविंद मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, अभिनीत राजपूत, रामचंद्र वर्मा, शिवशंकर राजपूत, मनीराम कारपेंटर, किशोर सिंह लोधी गुड मॉर्निंग किशोर जी हैदराबाद से, कैसे हैं आप। नवनीत राजपूत, हरी सिंह लोधी, एडवोकेट उमेश राजपूत, लोधी रवि राजपूत, राज राजपूत, रमेश चंद्र राजपूत जी, पूरन सिंह पटेल साहब गुड मॉर्निंग पटेल साहब, राम सिंह लोधी जी, धीरज राजपूत। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और मुझे लगता है अब अधिकांश लोग इस परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत के संविधान का संरक्षक भी है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर भारत के संविधान में कभी कोई व्याख्या करनी होती है या संविधान को लेकर के कभी कोई विषय आता है तो उसका निर्वचन करने का, व्याख्या करने का अधिकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय को है। सुनील राजपूत, पद्मेश कुमार जी, पद्मेश लोधी जी, सचिन राजपूत जी, पुष्पेंद्र राजपूत जी, अभिषेक कुमार, उत्तम राहुल राजपूत, सभी लोगों का स्वागत है। दयाराम लोधी जी। तो हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 133 से 132 तक हमने बात की थी। जो लोग कल की चर्चा में थे उन्हें वो सारा पता होगा। आज हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की और शक्तियाँ क्या क्या हैं जिसके बारे में संविधान में उपबंध हैं। तो पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कबीरदास जी का एक दोहा है, आप लोगों ने सुना होगा, माटी के कुम्हार से
तू काहे पीटत है मोए एक दिन ऐसा वो काहे गूंथत है मोए एक दिन ऐसा आएगा मैं गूंथूंगी तो है। सुना होगा आप सब लोगों ने। तो मिट्टी जो है कुम्हार से कहती है कि जो तू मुझे गूंथ रहा है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे गूंथूंगी, यानी मेरे में मिल जाएगा। तो ये सृष्टि का शाश्वत नियम है, आप सब लोग जानते होंगे। और इस तरह के उदाहरणों से, इस तरह के प्रसंगों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का न सिर्फ शीर्ष न्यायालय है अपितु संविधान का भी संरक्षक है, और संविधान की अंतिम व्याख्या करने की अधिकारता हमारे सर्वोच्च न्यायालय को है। और उस सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कल जो हमने चर्चा की थी, सर्वोच्च न्यायालय उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे आपकी विधायिका और कार्यपालिका, क्योंकि विधायिका का जो कार्य है वो विधान बनाना है, कार्यपालिका का जो कार्य है वो उस बना हुए विधानों का, नीतियों का, योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। लेकिन जो कानून बनाए गए हैं क्या वो विधि सम्मत हैं, क्या वो संविधान सम्मत हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून आ गया है या राष्ट्र के व्यापक हित के विरुद्ध कोई कानून आ गया है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय वहाँ उपस्थित है और न्यायपालिका का कार्य है कि सारे कानूनों की समीक्षा करना, और यदि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान की मूल आत्मा के, संविधान के मूल ढांचे के अगर विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। तो भारत में बहुत शानदार तरीके से शक्ति और संतुलन, चेक एंड बैलेंस बनाया गया है तीनों व्यवस्थाओं के प्रति, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। शक्तियों का न सिर्फ संतुलन है बल्कि शक्तियों का पृथक्करण भी आपको दिखाई देता है। मतलब सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं लेकिन एक संतुलन के साथ में, कोई किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं है। तो एक बहुत खूबसूरत संवैधानिक व्यवस्था हमें भारतवर्ष में दिखाई देती है। और ये आपको एक अनूठी चीज़ दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे भारत का जब संविधान बना उस समय तक दुनिया भर में बहुत सारे संविधान बन चुके थे। अमेरिका अपने आप में 1776 में आज़ाद हो चुका था, उसका संविधान बन चुका था। इंग्लैंड जो पूरे विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्मदाता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जन्म इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में आप देखेंगे कि उसमें संविधान और उसके जो अभिसमय हैं वो ट्रेडिशन चले आ रहे थे। फ्रांस की क्रांति 1789 में हो चुकी थी। उसके अलावा यूरोप के तमाम देशों के संविधान, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे आपका कनाडा हो, चाहे आपका यूएसए हो, चाहे आपका इंग्लैंड हो, चाहे आपका फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे जर्मनी हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारे के सारे आप देखेंगे कि ये विश्व भर के संविधान बन चुके थे। तो जब भारत का संविधान बनाया तो भारत के संविधान निर्माताओं के पास पर्याप्त समय था। इसलिए आपने सुना होगा कि जब हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जब हमने सेशन लिया था तो उसमें आपने देखा था कि उन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और उन 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने भारत के संविधान में प्रोविज़न डाले थे। अच्छा, कुछ लोगों को ये मेरे फेसबुक जो पेज है इस पर लाइव नहीं मिल पा रहा है, तो वो लिंक है, वो लिंक प्लीज़ आप लोग यहाँ से कॉपी करके शेयर कर दीजिए और उस लिंक के ज़रिए लोग जुड़ सकते हैं। वो लिंक जो मेरी फेसबुक आईडी पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा मेरे पेज पर, उसको आप चाहें तो कॉपी करके, अगर आपके कोई मित्र या अपने कोई ऐसे लोग जो इसको नहीं देख पा रहे हैं, आप उस कॉपी करके उस लिंक को भेज दीजिए, वो इमीडिएटली उससे जुड़ जाएंगे। धर्मेंद्र सिंह आज़ाद ने कल वो शेयर किया था, आप अगर देखेंगे तो इस कल वाली जो शाम की परिचर्चा थी हमारे इतिहास पर, उसमें धर्मेंद्र सिंह आज़ाद ने वो लिंक शेयर किया था। तो आप में से कई सारे इंजीनियर्स लोग हैं जो इन सारी टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर जाइए और उस पेज का जो लिंक है उस लिंक को आप कॉपी करिए, और कॉपी करके जो भी आपके मित्र हैं, जो लोग इस चर्चा को देखना चाहते हैं, वो लिंक आप उनको भेज दीजिए। वो लिंक ओपन करेंगे और ऑटोमेटिक इस चर्चा से वो कनेक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। तो आप लिंक कॉपी कर लीजिए, और मैं ये चाहूँगा कि आप में से जो इंजीनियर लोग हैं वो चाहें तो उस लिंक को कॉपी करके कमेंट में डाल दें, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को सहायता हो जाए कि वो कमेंट से कॉपी करे। ये देखिए नरेश बाबू लोधी ने इसको कॉपी करके डाल दिया है। आप ये नरेश बाबू लोधी का जो लिंक है, इसी लिंक को आप कॉपी करिए और कॉपी करके अपने मित्र को भेज दीजिए। वो ये लिंक ओपन करेंगे, ऑटोमेटिक इस लाइव सेशन से अपने आप जुड़ जाएंगे। वो मेरे फेसबुक पेज को लाइक ना भी करते हैं तो भी आप इससे जुड़ जाएंगे। तो आप सभी लोग इस लिंक को कॉपी करके उनको भेज दीजिए ताकि वो इस सेशन को अभी इमीडिएटली देख सकें।
ठीक है। लोधी नितेश राजपूत ने ये लिंक भेजा है, आप इस लिंक को भी भेज सकते हैं, वो इस लिंक को खोलेंगे और ये सेशन उस पर लाइव आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। लोधी लाला भैया सिंह जी ने भेजा है, तो सभी लोगों के पास ये लिंक है। और महेंद्र पाल राजपूत जी हमारे बीच में हैं, स्वामी जी के अनन्य भक्त, संविधान को धर्म मानने वाले महेंद्र पाल राजपूत जी का हम लोग स्वागत करते हैं इस पर चर्चा में। राठ बुंदेलखंड से आप हमारे बीच, तो ये जो लिंक है इस लिंक को आप कॉपी करके भेज दीजिए। अब ये लोगों ने भेजा है और इसी को आप शेयर कर दीजिए, जिनको ये सेशन नहीं मिल रहा है उनको ये डायरेक्टली वो लोग कनेक्ट हो जाएंगे अभी विदिन 2 से 3 सेकंड में। आप लोग भेज दीजिए और उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं के पास पर्याप्त अच्छी व्यवस्थाएं मौजूद थी। उनके पास दुनिया भर के संविधान थे। भारत की स्वाधीनता का जो संग्राम था, भारत की आज़ादी का जो संग्राम था, उस आज़ादी के संग्राम में आप देखेंगे कि भारत ने तमाम नियमों कानूनों को बनाया और उन तमाम नियमों कानूनों की समय समय पर समीक्षा हुई। जैसे आप देखेंगे कि जब भारत में ब्रिटिश लोग आए, तो ब्रिटिश लोग जब भारत में आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना आरंभ की। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेट करना किया। 1773 में एक एक्ट आया था, एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। उस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उन्होंने थोड़ा सा नियंत्रण भारत पर स्थापित करना किया। बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पिट्स के माध्यम से एक और कानून आया 1784 में, इट्स कॉल्ड पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि 1784 के बाद 1813 में एक कानून आया, चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 में एक कानून आया, फिर 1853 में एक कानून आया। फिर इस बीच में आप देखेंगे कि एक घटना हो गई भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई, पहला जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस वॉर 1857। तो उसके कारण अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों में और कानूनों में बदलाव लेके आना पड़ा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से उन्होंने सत्ता अपने पास खींच ली। 1858 में एक कानून आया और जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर राजनीतिक शक्तियां समाप्त करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दी गई और इंग्लैंड की जो महारानी थी उसको भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। फिर आप देखेंगे कि भारत के शासन के संचालन को 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे। फिर आप देखेंगे कि 1852 में फिर से एक्ट आया। फिर आप देखेंगे कि 1909 में मार्ले मिंटो का एक्ट आया, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे भारत के व्यवस्था को किस तरीके से चलाया जाए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, जो अलग अलग वर्ग हैं उन वर्गों को प्रतिनिधित्व किस तरीके से दिया जाएगा। आगे आप ये भी देखेंगे कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से फिर से एक कानून आया था, जिस कानून में व्यापक बदलाव और प्रावधान किए गए भारत के शासन के संचालन के संबंध में। आगे 1935 में भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें सब डिस्क्रिप्टिव प्रोविजंस थे, डिटेल्ड में प्रोविजंस थे सारे, न्यायपालिका कैसे हो, व्यवस्थापिका कैसे हो, कार्यपालिका कैसे हो, रेवेन्यू कैसे हो, ये सारी की सारी चीज़ें 1935 के भारत शासन अधिनियम में आई। और जो हमारा संविधान है, उस संविधान में सबसे बड़ा भाग अगर किसी कानून का है तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसी का सबसे ज़्यादा प्रोविज़न है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो दूसरे चीज़ें भारत में रहीं, उनके माध्यम से भारत के जो स्वाधीनता सेनानी थे और संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने बहुत सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद, परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद उन लोगों ने भारत में संविधान का निर्माण किया। और उसी संविधान के निर्माण में एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था क्या की उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय की। और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का बड़े स्पष्ट तरीके से व्यापक उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया। तो कल हम लोगों ने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय भारत की शीर्ष न्यायिक संस्था है। उसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनके पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, फिर उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बाद उनको कैसे पद से हटाया जा सकता है, उनके कार्यक्षेत्र क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने कल आर्टिकल 124 से लेकर के 132 तक की थी। आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद 133 से लेकर के बाकी जो प्रावधान हैं सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, उनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष संस्था है, तो जो अंतिम जो अपील होती है, वो अंतिम अपील करने का अधिकार कहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। अंतिम जो
अपील की जा सकती है किसी भी निर्णय के खिलाफ। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में आप केस हार जाते हैं तो उसकी अंतिम जो अपील की जा सकती है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक तरीके से क्या है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसके अलावा जैसा हमने कहा था कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कैसे मामले? जैसे यदि दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है और उस मामले की अगर सुनवाई करनी है तो वह सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। यदि भारत सरकार और किसी प्रदेश के बीच का विवाद है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में कोई मसला है, अगर ऐसा कोई विवाद हो गया है तो उसकी सुनवाई करने की पावर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मूल शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अपीली शक्तियां हैं, यानी कुछ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती हैं और कुछ तो ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल कहाँ पर हो सकती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो सकती है। अधिकांश जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब उसके बाद जो बाकी शेष प्रावधान है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल वाइज, और बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम आएंगे आर्टिकल 133। देखिए, दो तरह के मामले होते हैं, एक मामला होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल, जैसे ज़मीन का विवाद है, पारिवारिक संपत्ति का विवाद है, इस तरह के मामलों को कहा जाता है सिविल मामले। ज़मीन है का बंटवारा हो गया, अब संपत्तियों का बंटवारा हो गया, ये सारे मामलों को, इन सारे वादों को कहा जाता है सिविल मैटर्स। आपने देखा होगा कि ज़मीन के बंटवारे के लेकर के तमाम केस आपके तहसील कोर्ट में चलते रहते हैं, कुछ जिला कोर्ट में जाते हैं, कुछ लोगों को हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो सिविल कोर्ट के जो मामले हैं, सिविल मामलों में जो भी निर्णय आया, संविधान के अनुच्छेद 133 को लेकर के ये प्रावधान है कि सिविल मामलों में अगर किसी उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और उस निर्णय से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 133। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 133 ये कहता है कि अगर किसी का कोई सिविल मामला चल रहा है और उस सिविल मामले में उसको न्याय नहीं मिलता हाई कोर्ट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। आर्टिकल 133 आपको ये क्या देता है? अधिकार। डॉक्टर नारायण पटेल, अब मुझे लगता है आप जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे संविधान का अनुच्छेद 134। तो 133 ये कहता है कि जो सिविल मामले हैं उसमें आप अंतिम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से क्रिमिनल मामले होते हैं जिसमें दंड दिया जाता है, जैसे मर्डर है, चोरी है, डकैती है, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल मामले। तो ऐसे मामलों में अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई अपराध हो गया, कहीं कोई केस हुआ और उस व्यक्ति को सज़ा हो जाती है या उस व्यक्ति को अपराधी बनाया जाता है, हो सकता है उसका उसमें रोल ना हो, वो उसका नाम लिख दिया गया हो और किसी वजह से वो हाई कोर्ट तक वो उस केस को हार जाता है, तो अगर उस व्यक्ति को दंड संबंधी मामलों में अगर अपील करनी है तो संविधान का अनुच्छेद 134 ये कहता है कि क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उन मामलों में भी 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, यानी संविधान के अनुच्छेद 134 आर्टिकल 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के संविधान क्या दे रहा है? संविधान लोगों को ये अधिकार दे रहा है कि अगर आपको सिविल मामलों में अपील करनी है तो आप सिविल मामलों में भी अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, और यदि आपको क्रिमिनल मामलों में भी अपील करनी है तो संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है बड़ा बहुत साधारण से है, बहुत सिंपल प्रोविज़न है, बहुत कठिन नहीं है, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात को पहुंचाने का अधिकार है। मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन यही है, सरलीकरण यही है, चाहे वो सिविल के मैटर्स हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हो, और दो ही तरह के मैटर होते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 135। संविधान का अनुच्छेद 135 से कहता है कि 133 और 34 में जो हमने बात कही थी कि कुछ अगर ऐसे विषय हों जो आर्टिकल 133 और 134 में कवर नहीं हो पा रहे हों, मान लीजिए आर्टिकल 133 जो कहता है कि सिविल मामलों की अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और 134 कहता है कि क्रिमिनल मामलों की अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है कुछ ऐसे मैटर हों
जो 133 और 134 में कवर नहीं होते हों, उनकी सुनवाई, उनकी अपील की अधिकारिता किसके पास है? वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट तब तक ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा जब तक कि किसी कानून को संसद के द्वारा न बनाया गया हो। मतलब अगर संसद कोई विधि नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट को हर तरह के मामलों की अपील सुनने का अधिकार है। कुल मिलाकर के आर्टिकल 135 ये कहता है। स्पष्ट। अब हम लोग आते हैं आगे। बहुत साधारण से प्रोविजन है और इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम सब लोगों को भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की कार्यपालिका व्यवस्था, भारत के जो संविधान के प्रावधान है उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भले ही हमको आर्टिकल याद रहे या ना रहे, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रावधान संविधान में कहाँ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में शक्तियाँ क्या हैं कि किसी भी मामले के विरुद्ध अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अगर आप जो लोअर कोर्ट खास करके हाई कोर्ट्स के निर्णय से सहमत नहीं है तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय। क्या हो गया? अंतिम अपीलीय न्यायालय। और सुप्रीम, आप राष्ट्रपति के जहाँ अपील नहीं करते, राष्ट्रपति के जहाँ आप रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दे दिया किसी न्यायालय ने, तो मृत्युदंड को माफ़ करने के लिए, क्षमा करवाने के लिए आप राष्ट्रपति से गुहार लगाते हैं, आप अपील नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अपील करने का अंतिम जो शक्ति है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का अंतिम अपीलीय अधिकरण है। यानी अंतिम अपीलीय जो न्यायालय है वो क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेज पर सेशन लेने का एक बड़ा लाभ ये हुआ कि हम लोग फेसबुक आईडी पर जब सेशन लेते थे तो संख्या 70, 80, 90 तक होती थी, और अभी जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं वो 137। और ये जो पेज का लिंक है वो अभी सभी लोगों को नहीं मिला है। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आगे चल कर के इसमें और लोग जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग इस एजुकेशन से संबंधित सेशन में जुड़ सकते हैं, और हम लोग जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ये बहुत सारी जगह पहुंच सकती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, वो है आर्टिकल 136, संविधान का अनुच्छेद 136। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के जो चीज़ें जिस लैंग्वेज में हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप लोग ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है सब लोगों को समझ में अवश्य आ रहा होगा कि जिस आसान भाषा में हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील की कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो लगभग सभी लोगों को, आप चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप किसान हैं, आपको मुझे लगता है सबको स्पष्ट हो रही होंगी कि ये इसके प्रावधान है। आगे हम लोग आते हैं आर्टिकल 136। संविधान के अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेकाधीन शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्तियां, उन शक्तियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकारिता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी मामले की सुनवाई स्वयं कर सकता है। मान लीजिए कोई मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है या कोई मामला किसी कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसकी सुनवाई मुझे करनी चाहिए, यानी इसकी सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए, तो आर्टिकल 136 संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी न्यायालय में विचाराधीन मामले की सुनवाई स्वयं कर सकता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और जो ये विवेकाधीन शक्ति मिली हुई है, यानी अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी मामले को सुनना, ये शक्ति केवल और केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। ये शक्ति केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को, हर न्यायालय ये नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही उसको सुनेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 में ये शक्ति दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी लगता है कि ऐसा लोक महत्व का या कोई ऐसा मामला किसी कोर्ट में पेंडिंग है जिसकी तत्काल सुनने की आवश्यकता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई स्वयं कर सकता है, अपने विवेक से कर सकता है। उसको हम कहते हैं संविधान के अनुच्छेद 136 में दी गई
सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियाँ। जो लोग इस परिचर्चा में डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सभी लोग इस पेज तक अतिशीघ्र पहुंच जाएं। हम लिंक शेयर कर देंगे ताकि लिंक के माध्यम से आप सभी लोग इस पेज पर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं। और कई लोगों ने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। आप लोग चाहें तो उस लिंक को डायरेक्टली, दो तरह के लिंक होते हैं, एक लिंक होता है पेज को से जुड़ना और एक लिंक होता है सेशन से जुड़ना। तो अभी जो लिंक आप लोग जुड़े हैं वो लिंक आपको इस चर्चा से जुड़ रहा है, लाइव पर चर्चा से। मैं फेसबुक जो पेज है उस पेज का लिंक आपको भेज दूंगा। उस लिंक के माध्यम से जैसे ही आप उसको खोलेंगे आप ऑटोमेटिक उस पेज से कनेक्ट हो जाएंगे और उस पेज पर फिर कोई भी चर्चा होगी, कोई भी पोस्ट आएगी, कोई भी डिस्कशन होगा, इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आएगा और देन यू कैन वॉच दैट लाइव सेशन। सो वी विल ट्राई कि वो एज सुन एज पॉसिबल कि वो आपको मिल जाए। आगे हम आते हैं आर्टिकल 137। मुझे लगता है सभी को समझ में तो आ रहा होगा। कोई बहुत देखिए, आप अगर संविधान पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप इस चर्चा में आएंगे, इस परिचर्चा को सुनेंगे, तो आपको संविधान के सारे प्रोविज़न, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम इंसान की भाषा में आपको समझ में आ जाएं। जैसे आम हम लोग गाँव की बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, तो आप बहुत ईजिली उसको समझ सकते हैं। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड आउट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इस बहुत टफ होती है लॉ की जो लैंग्वेज है, कानून की जो लैंग्वेज है, वो कानून की लैंग्वेज बहुत कठिन होती है। क्लियर? अब हम लोग आते, कई बार आपने देखा होगा आर्टिकल जो 136 है, जिसमें हमने देखा है कि कई सारे मामलों में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के उस मामले को अपने पास मंगा लेता है। जैसे मान लीजिए कोई जघन्य अपराध हो जाता है, कोई जघन्य अपराध या बड़ी घटना हो जाती है, तो कई बार अखबारों में आप पढ़ते होंगे या टीवी पर आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को अपने पास मंगा लिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस मैटर की सुनवाई अपने पास मंगा ली है। यही होता है आर्टिकल 136 में संविधान की विवेकाधीन शक्तियाँ। क्या होता है? संविधान में दी गई सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति। आपने देखा होगा इधर 2-4 जो मर्डर के और बड़े केस हुए थे, उन केसेस में आपने देखा था कि जब मीडिया में बहुत चर्चा हुई कि भाई इस तरह का अपराध हुआ है, तो आपने देखा होगा कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन सारे मैटर को अपने पास मंगा करके उसकी सुनवाई करके सजा भी दी है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है आर्टिकल 136 के तहत। हम लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी मामले की, कोई मामला कहीं भी विचाराधीन है, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर विचाराधीन है और वो मामला इतना ज़्यादा है कि उसके कारण बहुत सारी आलोचनाएं, प्रत्यालोचनाएं, डिबेट और आंदोलन शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस मामले को मंगा सकता है। अभी बीच में कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप मंगाए थे और स्वतः संज्ञान लिया था। आप जिन जिन लोगों ने वो उन मामलों के बारे में पता होगा, आप लोग लिख देना कोर्ट में, जो 3-4 पिछले विवादित मामले थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। आगे हम आते हैं आर्टिकल 137। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं होता। और जो न्यायालयों की जो कार्य प्रक्रिया होती है, उस न्यायालयों की कार्य प्रक्रिया में क्या होता है, बेंच होती है। जैसे सिंगल जज की बेंच, किसी मामले को एक जज सुनेगा, डबल बेंच जिसमें दो जज होंगे, या उसके अलावा कई सारे जजों की बेंच भी हो सकती है, और एक बेंच हो सकती है संविधान संशोधन से संबंधित बेंच। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस सुना जाता है तो उसको अलग अलग बेंच सुनती हैं। एक जज की बेंच हो सकती है, डबल जज की बेंच हो सकती है, या कई सारे जजों की बेंच उस मामले को सुन सकती है। वो डिपेंड करता है मैटर कैसा है। अगर मान लीजिए बहुत विवाद का मैटर है, कई राज्यों के बीच का मसला है, तो उसमें कई सारे न्यायाधीश होंगे। हो सकता है कोई ऐसा मामला हो जिसमें 2 न्यायाधीश उसकी सुनवाई करें। व्यक्तिगत मामलों में आमतौर पर एक जज की बेंच ही उसको सुनती है। तो सुप्रीम कोर्ट की चाहे सिंगल जज की बेंच हो, चाहे डबल जज की बेंच हो, या बहुत सारे जजों की बेंच हो, जो निर्णय देती हैं वो निर्णय जरूरी नहीं है कि वो निर्णय अंतिम सत्य हों। मान लीजिए किसी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि भाई इसमें फांसी की सज़ा होगी, और उसी तरह का सिमिलर केस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वही सज़ा दे। दूसरा,
जैसा मैंने कहा कि एक जज की बेंच ने फैसला दिया है, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध फैसला आया है वो जरूरी नहीं उससे सहमत हो, वो उसको डबल बेंच में भी कर सकता है वहीं के वहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 137 में आर्टिकल 137 में ये शक्ति है कि वो अपने द्वारा दिए गए निर्णय को रिव्यू कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, मान लीजिए सिंगल जज की बेंच ने कोई निर्णय दे दिया, तो डबल जजों की बेंच या 2 से ज़्यादा से अधिक जजों की बेंच मिल करके उस निर्णय की समीक्षा कर सकती है, उस निर्णय को पलट भी सकती है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी शक्ति है आर्टिकल 137 में कि अगर कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को पलट भी सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं संविधान के अनुच्छेद ये 137 में दी गई शक्ति, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय को रिव्यू कर सकता है, उनकी समीक्षा कर सकता है। स्पष्ट हुआ होगा प्रावधान। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 138, जो सर्वेश कुमार जी ने कहा है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, वो एक अलग चीज़ है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जुडिशियल रिव्यू एक अलग चीज़ है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को रिव्यू कर सकता है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भारत की संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को भी रिव्यू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय को रिव्यू करता है उसको हम कहते हैं आर्टिकल 137 में दी गई सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, जिसमें वो अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। उसके बाद हम आगे आएंगे संविधान का अनुच्छेद 138, आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 ये कहता है कि संसद अगर चाहे, पार्लियामेंट यानी संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में विस्तार कर सकती है। साधारण सा प्रोविजन है, मतलब कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो जैसा मैं कहता चला रहा हूँ, हमेशा याद रखना, भारत में सबसे बड़ी संस्था, सबसे पावरफुल संस्था वो भारत की पार्लियामेंट ही है। भले ही सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि भारत की जो सर्वोच्च संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो कोई और संस्था नहीं है, वो पार्लियामेंट है। भारत की सर्वोच्च संस्था इस देश की संसद है। और जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 138 में फिर से लिखा गया है कि संसद यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में विस्तार कर सकती है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का निर्धारण भी कौन करता है? भारत की संसद। और कल हम लोगों ने इस लॉजिक पर चर्चा की थी कि भाई ये जो सारी की सारी शक्ति संसद के पास क्यों है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, दैट इज डेमोक्रेटिक रीजन, लोकतांत्रिक कारण है। और लोकतांत्रिक कारण ये कहता है कि संसद में जो लोग गए हैं, यानी जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। इसलिए संसद जनता का सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का रिफ्लेक्शन है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सारे के सारे लोग हैं, वो लोग जनता की तरफ से नहीं गए, वो लोग किसी कंपटीशन के माध्यम से या किसी प्रक्रिया के माध्यम से आए हैं। जनता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सेक्रेटरी को, किसी जज को नहीं चुना है। इसलिए जनता का सदन होने के कारण, क्योंकि भारत के संविधान को अब पढ़ेंगे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का जो पहला शब्द है वो शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत में जो सारी शक्तियां हैं वो भारत की जनता में निहित है, और भारत की जनता में निहित है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व होता है संसद में। इसलिए भारत में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत की अगर सर्वोच्च संस्था है तो वो भारत की संसद है। आप लोग हमेशा इसको याद रखना, क्योंकि वो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व है। और जैसा कि संविधान का आर्टिकल 138, संविधान का अनुच्छेद 138 भी कहता है कि अगर
सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में विस्तार करना है तो इसके संबंध में भी अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों में विस्तार खुद नहीं कर सकता। अगर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में विस्तार करना है तो यह कार्य भी संसद ही करेगी। तो यानी सबसे ज़्यादा अधिक शक्तियाँ अल्टीमेटली किसके पास हैं? भारत की पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने अनुच्छेद 139 पर हम लोग जाएंगे, आर्टिकल 139 की हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों में से अधिकांश लोगों को याद होगा, हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार हम लोगों ने चर्चा की थी, तो मौलिक अधिकारों में मैंने ये कहा था एक दिन कि इन मौलिक अधिकारों में संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है और जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप जिन लोगों ने वो सेशन बहुत ढंग से सुना होगा, वो सिर्फ ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित था। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे तो वो कौन सा आर्टिकल था जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? आप लोग थोड़ा सा अपनी मेमोरी पर जोर डालिए और याद करने का प्रयास करिए कि जब हमने कहा था कि मौलिक अधिकार तभी तक प्रासंगिक है जब तक कि उनका उपचार मिलता रहे। हमारे पास उत्तर आना आरंभ हो गए हैं। सबसे पहले सर्वेश कुमार जी ने कहा है संविधान का अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान का अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के संबंध में उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। RBS लोधी जी, लोधी सत्येंद्र प्रताप सिंह, कृष्णा गोपाल लोधी, रेखा राजपूत, उदय सिंह समाज सेवक, अभिषेक कुमार, सुनील राजपूत, शिखा राजपूत, भगवान शरण राजपूत जी, रोहित लोधी, नारायण पटेल जी, सभी लोगों ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 32 है। तो जैसा मैंने आपसे चर्चा की थी कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में कुछ रिट निकालने की शक्तियां हैं और 5 तरह की रिट की मैंने आपसे बात की थी। 5 तरह की जो रिट सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, मैंने आपसे 5 तरह की रिट की बात की थी और सारी रिट के ऊपर हमने चर्चा की थी कि वो कौन कौन सी रिट हैं। तो जिन लोगों को याद है वो लोग चाहें तो वो 5 रिट लिख सकते हैं कि वो कौन सी 5 रिट हैं जो संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है। जिन लोगों को याद हो थोड़ा इस पर भी जोर डालिए, एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सुशील लोधी, उत्तम राहुल, धीरज राजपूत, राम सिंह लोधी, देवेंद्र पटेल, यश प्रताप लोधी, शैलेंद्र जी, रामचंद्र वर्मा, मुनेश राजपूत, शिवमोहन लोधी जी, दिनेश श्वेता सिंह लोधी, लाला भैया सिंह, सोनू कुमार, शेफाली सिंह, हरिमोहन राजपूत, नरेंद्र वर्मा, इंदर सिंह, शिखा राजपूत, धर्मवीर सिंह, ओम प्रकाश राजपूत, हरि सिंह जी, इंदर सिंह जी। आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति मिली हुई है, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला शब्द था, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट। दूसरी रिट थी उत्प्रेषण, तीसरी रिट थी प्रतिषेध, चौथी रिट थी परमादेश और 5वीं रिट थी अधिकार प्रक्षा। आप लोगों ने सुना होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, उसके बाद था परमादेश मैंडमस, उसके बाद सा उत्प्रेषण सेरेटोरी, उसके बाद सा प्रतिषेध प्रोहिबिशन और लास्ट में जो अंतिम जो रिट थी वो थी हमारी अधिकार प्रक्षा यानी को वारंटो। सो बहुत सही जवाब दिया अभिषेक कुमार ने। अभिषेक कुमार ने ये पूरी 5 की 5 और लोधी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि ये जो रिट है 5 तरह की रिट निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के रेफरेंस में। और सेम यही 5 तरह की रिट हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय निकाल सकता है संविधान के अनुच्छेद 226 में। अभी जब हम लोग आर्टिकल 226 पर आएंगे तो आपको सेम कहानी मिलेगी कहाँ पर, हाई कोर्ट्स में। तो क्योंकि अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में 5 तरह की रिट निकालने का अधिकार है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी को प्रस्तुत किया जाए। दूसरी है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद दूसरी है परमादेश मैंडमस, उसका मतलब है हम आदेश देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोअर अथॉरिटी को आदेश देता है। उसके बाद
उत्प्रेषण सेरेटोरी, जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स के मैटर को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेता है, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। उसके बाद आता है चौथी रिट प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। वो ये कहता है कि जो कार्रवाई लोअर कोर्ट कर रहे हैं वो कार्रवाई वहीं के वहीं रोक दें। और अंतिम जो है वो उसको बोलते हैं अधिकार प्रक्षा यानी क्यो वारंटो। और क्यो वारंटो रिट ये कहती है कि कोई भी सरकारी निगम का अधिकारी या सार्वजनिक पद पर बैठा अधिकारी उस पद पर अगर गलती से आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछता है क्यों आ गए हो, हटो। तो ये कुल मिलाकर के 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के मौलिक अधिकारों में दिए गए अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के अनुसार। अब देखिए ये, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है, ये शक्ति कहाँ पर है? इसी के संबंध में दिया गया है संविधान में अनुच्छेद 139। तो आर्टिकल 139 क्या शक्ति देता है सर्वोच्च न्यायालय को? रिट निकालने की। तो आर्टिकल 32 में जो 5 तरह की रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट को इसकी शक्ति मिलती है संविधान के अनुच्छेद 139 में। तो 32 में जो 5 रिट दी गई हैं वो रिट निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन किस पावर के तहत, किस शक्ति के तहत? तो वो है संविधान का अनुच्छेद 139 आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 में सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों के संबंध में 5 प्रकार की रिटें निकाल सकता है। तो मुझे लगता है अब चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हुई होंगी। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 क्या है, और आर्टिकल 32 में जो रिट निकलती है वो रिट सुप्रीम कोर्ट किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसको शक्ति मिलती है, कैसी रिट निकालो आप। तो आर्टिकल 139 संविधान का अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो ये 5 तरह की रिट निकाल सकता है। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा प्रोविजन। गर्मी बढ़ रही है ना, काफ़ी गर्मी हो रही है, प्यास लग जाती है बीच बीच में। उसके बाद आता है संविधान का अनुच्छेद 140 आर्टिकल 140। तो आर्टिकल 140 ये कहता है कि संविधान की जो आनुषंगिक शक्तियां हैं, जो नीचे वहाँ पे कार्रवाई होती है, उनके संबंध में शक्तियां हैं। कोई बहुत डिटेल की चीज़ें नहीं है, केवल आनुषंगिक शक्तियां, मतलब जो लोअर लेवल पर व्यवस्था चलती है उसके संबंध में उसकी और क्या शक्तियां हैं। उसके बाद आर्टिकल 141 आता है, संविधान का अनुच्छेद 141। और आर्टिकल 141 ये कहता है कि हाई कोर्ट के जो निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी लोअर कोर्ट के द्वारा मानना आवश्यक है। यानी मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया तो सारे देश के हाई कोर्ट को, सारे देश में जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जितने तहसील कोर्ट हैं, उन सबको उन निर्णय को मानना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के दायरे में ही, निर्णय के दायरे में ही आप उन सब चीज़ों को मानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक केस है, उसको किसी जिला न्यायालय ने सुना और जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फांसी दे दी। उसके बाद हाई कोर्ट में गया वो केस। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद व्यक्ति ने अपील की, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया तो अब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं कह सकता कि साहब हमने फांसी दी थी इसलिए इसको फांसी हो। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया तो व्यक्ति बरी माना जाएगा और हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानना होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी विधि है, कोई भी निर्णय है, वो सभी लोअर कोर्ट के द्वारा मानना अनिवार्य है। स्पष्ट ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 142। 142 जो है संविधान का अनुच्छेद बहुत सिंपल है और वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनको प्रकट किया जा सकता है, उनको लिखा जा सकता है। वो उसके संबंध में है, कोई बहुत टेक्निकल प्रोविजन नहीं है, यानी उनको लिखा जा सकता है, उनको प्रकट किया जा सकता है। उसके बाद जो आर्टिकल आता है संविधान का, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुझे लगता है हर व्यक्ति को याद होना चाहिए हमेशा। जो आर्टिकल 143 की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो संविधान का अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 हर व्यक्ति को याद होना चाहिए हर परिस्थिति में। क्या है आर्टिकल 143? आर्टिकल 143 ये कहता है कि यदि कोई ऐसा विषय आ गया है जिस विषय पर राष्ट्रपति को
निर्णय लेना है और राष्ट्रपति निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे किसी विधि के विषय के मामले में भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से सलाह यानी परामर्श कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास, मतलब राष्ट्रपति को अगर विधि के किसी मामले में इस तरह का परामर्श चाहिए तो संविधान के अनुच्छेद 143 में यह व्यवस्था है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। कोई ऐसा मान लीजिए संविधान का मसला पड़ गया कि संविधान में कोई संशोधन करना है, संसद कह रही है कर दो, राष्ट्रपति को लगता है करना ठीक होगा या नहीं होगा, ऐसे में अगर राष्ट्रपति को लगता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं कि ऐसा करना सही है या नहीं है। तो आर्टिकल 143 आप लोग हमेशा याद रखिए, आर्टिकल 143 आप लोग याद रखिए, और 143 आपको बहुत काम आएगा। आर्टिकल 143 बहुत कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम से पूछा गया है कि कौन से संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करें, यानी सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श करें, सलाह लें, ये किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 143 में है, और आप सब लोग इस आर्टिकल को याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था, हम लोगों ने एक आर्टिकल 123 किया था, आर्टिकल 123 किया था कल सुबह, आपको याद होगा। आर्टिकल 123 में ये था कि दोनों सदनों की कार्रवाई अगर नहीं चल रही हो, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही है, ऐसे में अगर कोई कानून बनाना है तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और जो अध्यादेश जारी होगा उसकी वही शक्ति होगी जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की होगी। तो आर्टिकल 123 भी आपको याद होना चाहिए कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस समय अगर राष्ट्रपति चाहें तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल 143 यानी आर्टिकल 143 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसी विधि के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसलिए आप लोग सब लोग चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, इसको याद कर लेना चाहिए। मुझे कुछ आर्टिकल लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि आर्टिकल शुरू के जो 51A तक के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 51A तक आपको याद ही होने ही चाहिए, एक रट लो। जिन लोगों को संविधान को ठीक से समझना है, संविधान की प्रस्तावना को पूरा याद कर लो और संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 का तक तो रट डालो। बिल्कुल एक आपके टिप्स में होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट 19 क्या है, 20 क्या है, 21 क्या है, 22 क्या है, 23 क्या है, डीपीएस में 37 क्या है, 38 क्या है, 40 क्या है, 42 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A में जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 क्या है, उसके अलावा हमारे जो सिटीजनशिप के प्रोविजन है वो क्या है। तो संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर के 51 का तक आप लोग उनको याद कर लीजिए विद प्रियम्बल प्रस्तावना के साथ में, और बाकी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको आप लोग समझिए, बहुत काम आएंगे। उसके बाद है आर्टिकल 144 संविधान का अनुच्छेद 144। तो संविधान का अनुच्छेद 144 कहता है कि जितने भी सिविल और न्यायिक प्राधिकरण हैं, यानी ऐसी अथॉरिटी जिसमें सिविल अधिकारी हैं या जुडिशियल ऑफिसर्स उसको देखते हैं, ऐसे सभी न्यायाधिकरणों को, ऐसी सभी अथॉरिटीज़ को भारत के सुप्रीम कोर्ट की सहायता करनी होगी। ये किस में है? संविधान के अनुच्छेद 144 में। फैक्ट है, सिविल अथॉरिटी है, सिविल प्राधिकरण है, आपके जुडिशियल जो अथॉरिटी है, उन सबको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट की मदद करनी है। उसके बाद बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल हैं बड़े सिंपल हैं। आर्टिकल 145 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होगी उसके नियम सुप्रीम कोर्ट बनाता है और उस नियमों के हिसाब से उसकी कार्य प्रक्रिया का संचालन होगा। आर्टिकल 145 145 सुप्रीम कोर्ट के नियम, और उसी नियमों के आधार पर उनकी पूरी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, चलाना, कार्रवाई, अधिकारी और छोटे लोअर स्टाफ की नियुक्ति इत्यादि होते हैं। उसके बाद आर्टिकल आता है 146 संविधान का अनुच्छेद 146। वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से अधिकारी होंगे, उसमें पियोन, सर्वेंट, सेवक इत्यादि क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के व्यय क्या होंगे, इसका विवरण हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 146 में, आर्टिकल 146। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से फैक्चुअल एक इन्फॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और उसके सेवक और व्यय किस में होंगे, आर्टिकल 146, और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो किस में होंगे, वो आर्टिकल 145 145 में। अब एक जो आर्टिकल है
आज जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो अंतिम आर्टिकल है, आर्टिकल 147, वो भी सबको याद करना है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ये अंतिम आर्टिकल है, आर्टिकल 147, संविधान का अनुच्छेद 147 सुप्रीम कोर्ट के विषय में अंतिम अनुच्छेद है। ये भी सभी लोगों को याद होना चाहिए। वैसे मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 147 में एक्चुअली है क्या। तो संविधान का अनुच्छेद 147, आर्टिकल 147 ये कहता है कि भारत के संविधान के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, भारत के संविधान के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, वो सारे कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति, समीक्षा करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, संविधान के अनुच्छेद 147, आर्टिकल 147, आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि संसद के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की वो व्याख्या कर सके, उनकी समीक्षा कर सके, उनका इंटरप्रिटेशन कर सके। जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, भारत की संसद ने ये कानून बना दिया कि कल से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे। पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, कानून बन गया। अब जो मौलिक अधिकार हैं वो तो भाई संविधान निर्माताओं ने हर नागरिक को दिए थे। अब मान लीजिए मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो नागरिक कैसे सरवाइव करेंगे। इसलिए क्या प्रावधान किया गया? प्रावधान ये किया गया है आर्टिकल 147 में कि संसद अगर कोई विधि बनाती है, वो विधि संविधान सम्मत है या नहीं है, वो विधि सही है या नहीं है, उसकी व्याख्या करने का, उसका इंटरप्रिटेशन करने का ये जो सारी की सारी शक्ति है वो आर्टिकल 147 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। अब मान लीजिए जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में कि सुप्रीम कोर्ट, संसद ने विधि बना दी कि मौलिक अधिकार खत्म किए जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संविधान का मूल ढांचा है। भारत में लोगों के मौलिक अधिकार ही नहीं रहेंगे तो संविधान का अर्थ क्या रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा उसकी व्याख्या करके, यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों की व्याख्या कर सकता है, उनका इंटरप्रिटेशन कर सकता है और ऐसे कानूनों को अवैध यानी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 147 में सबसे बड़ी पावर है। कभी भी अगर आपको ये लगे कि अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास सबसे बड़ी शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप हमेशा याद रखना कि संविधान का जो अनुच्छेद 147 है, आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट के पास वो शक्ति है कि वो संसद के द्वारा बनाई गई विधि की भी समीक्षा कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है, और वो विधि यदि संविधान सम्मत नहीं है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंस नहीं है, तो ऐसे लॉ को, ऐसे एक्ट को, ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो बहुत बड़ी शक्ति दी गई है संविधान के अनुच्छेद 147 में भारत के सुप्रीम कोर्ट को। अभिषेक ने जैसे बताया ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में ये तय कर दिया गया था कि भारत का जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप अगर चाहें तो वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन मूलतः कोई ऐसा प्रावधान जिसके कारण संविधान एक तरीके से इररिलेवेंट हो जाए, उसको हम लोग मूल ढांचा बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 147 में है, आर्टिकल 147 में है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये सारी पावर्स हैं कुल मिलाकर के। अब हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक जो 24 प्रोविजन है, जो 24 आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा की। हमने 124 में देखा क्या था, फिर सारे आर्टिकल वाइज हमने चर्चा की। तो कुल मिलाकर के भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसकी अपीलीय अधिकारिता क्या है, उसकी मूल अधिकारिता क्या है, उसके अलावा उसके अधिकारी, उसके व्यय और राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति, संसद के कानूनों की व्याख्या करने की शक्तियाँ, ये सारी की सारी चर्चा हम लोगों ने आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक की। हमारा प्रयास ये था कि आप सब लोग भारत की व्यवस्था से परिचित हों,
तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हमने कार्यपालिका के बारे में बात की, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से हम लोगों ने विधायिका के बारे में चर्चा की, पूरी विधायिका कैसे निर्मित होती है, विधायिका का कार्य क्या होता है, और न्यायपालिका में हमने सुप्रीम कोर्ट के जरिए भारत के न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा की। आर्टिकल 143 के बारे में पूछा है गोविंद सिंह जी ने, तो आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति को अगर कभी ऐसा लगता है कि संविधान और विधि का कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना आवश्यक है, तो सुप्रीम कोर्ट से भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 में वो परामर्श कर सकते हैं। दिनेश श्वेता सिंह का सवाल है कि कैन सुप्रीम कोर्ट डिनाई एनी एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट? यस दिनेश सिंह जी, अगर भारत की संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, तो ऐसे कानून को भारत का सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये शक्ति भारत के संविधान के पास है। आमतौर पर विधायिका कार्यपालिका में टकराव न हो, इसलिए हम देखते हैं कि संसद जब भी कोई कानून बनाती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी जो है कानून ऐसा ना हो जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कानून आता है, अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाती है तो इमीडिएटली लोग उसके खिलाफ पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि CAA, उसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राम मंदिर वाला जो मुद्दा था उसको लेके वो भी सुप्रीम कोर्ट में था। संसद के द्वारा बनाए गए बीच में कई सारे कानून ऐसे थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दी गई हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी व्याख्या करता है। आमतौर पर ये व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के कार्यों में दखल नहीं देगा और संसद सुप्रीम कोर्ट के मामलों में दखल नहीं देगी। ये आमतौर पर व्यवस्था है भारत में कुल मिलाकर के, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लेकिन हमेशा ये शक्ति उसके पास अवश्य है और दोनों ही संतुलन बना के चलते हैं। संसद भी संतुलन बना के चलती है, सुप्रीम कोर्ट भी संतुलन बना के चलता है। जैसा कि शिखा राजपूत ने कहा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अफेक्ट करता है तो इट कैन बी रिव्यूड, इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमेशा याद रखें शक्ति है उसके पास, आर्टिकल 147 में उसके पास शक्ति है। तो मुझे लगता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित जो प्रावधान थे उन सब की हम लोगों ने चर्चा की और उसमें कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है। जो दिनेश श्वेता सिंह जी का क्वेश्चन है कि 144 में विच टाइप ऑफ द हेल्प सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड डू, तो सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी अपने जो भी काम करते हैं वो अपने कार्य और अपने आदेश इस प्रकार से पारित करें कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की सहायता हो, सुप्रीम कोर्ट को अड़चन ना आए। तो वो एक तरीके से एक प्रोविज़न है। मान लीजिए वो अपने कार्य कर रहे हैं और उनके हर कार्य जो है उसके बारे में चले जाएँ। नरेंद्र वर्मा जी का ये कहना है कि CAA के बारे में 147 में क्या राय हो सकती है। देखिए, आमतौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है वो बनाया है पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंट नागरिकता के संबंध में कानूनों में संशोधन करने की शक्ति रखती है, पहले भी किए गए हैं। तो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट केवल ऐसे ही मामलों में व्याख्या करेंगे जहां कोई ऐसा मसला हो जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं से कहीं डिस्टॉर्ट कर रहा हो। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसमें कोई दिक्कत करने वाला कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट और संसद अपने अपने कार्य क्षेत्रों में एक तरीके से इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई दूसरे के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण ना करे। बीच में अभी कुछ समय में ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जिसको कहा गया है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, और जिसकी कई बार आलोचना भी की गई है। बेसिकली लॉ मेकिंग इज द मेन वर्क बाय द पार्लियामेंट। जो भारत में कानून निर्माण का कार्य है बेसिकली वो संसद के द्वारा किया जाता है। हमेशा याद रखना, कानून को लेकर के 3 अलग अलग संस्थाएं हैं। कानून बनाना संसद का काम, कानून को लागू करना कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, मंत्री और हमारे जैसे जो अधिकारी हैं उन लोगों का काम है किसी कानून को लागू करना, और वो कानून सही बना है या नहीं बना है उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों को लेकर के बहुत बढ़िया चेक एंड बैलेंस भारत के संविधान में बनाया गया है और शक्तियों का पृथक्करण किया गया है कि आपकी शक्ति ये है, आपकी शक्ति ये है और आपकी शक्ति ये है।
तो हमेशा याद रखना कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सभी संस्थाओं के अपने कार्य, कर्तव्य, अधिकार, शक्तियाँ निर्धारित किए गए हैं और इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सुचारू रूप से उनका संचालन होता रहे। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बहुत आसान शब्दों में हम लोगों ने चर्चा की है और कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो लोगों की समझ में ना आई हो। फिर भी और चलिए, उसके बाद मुझे लगता है अब लगभग हमारा सेशन 1 घंटे का हो चुका है और अब हम लोग आएंगे अंतिम चरण में कविता के ऊपर। कविता की हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसके बारे में गोविंद सिंह राजपूत ने पूछा है कि व्हाट इज़ द अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है गोविंद की जो भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और निर्णय है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उन रिकॉर्ड को नज़ीर के रूप में, उदाहरण के रूप में दूसरे न्यायालय, नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और एक और चीज़ है जो हम लोग चर्चा और डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो रिलेवेंट टॉपिक जिस दिन हम उसकी चर्चा कर रहे हैं उसके संबंध में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम लोग रेज करें ताकि वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। और उस टॉपिक के बाहर जाके अगर हम दूसरी चीज़ें पूछेंगे तो क्या होता है कि हम लोगों की जो टॉपिक है उससे हम भटकते हैं और चीज़ें फिर स्पष्ट होने के बजाय उलझती हैं। तो आप सब लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिस टॉपिक की, जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में चाहे कितने क्वेश्चन पूछें ताकि वो स्पष्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और अभी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दें। उससे क्या होता है कि हमारा जो भटकाव और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए सब लोग जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रिलेवेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें। तो आज के हमारा महत्वपूर्ण जो संविधान के अनुच्छेद थे उनकी हम लोगों ने चर्चा की और अब हम लोग 2 कविताएं पढ़ेंगे। बेसिकली कविता जिन लोगों ने भेजी हैं वो लोगों ने शायद वो लोग इस पर चर्चा में जुड़े नहीं हैं क्योंकि हम लोग अपनी जो आईडी पर डिस्कशन कर रहे थे उसमें वो लोग थे, तो शायद उन लोगों तक ये पहुंची नहीं होगी। बहरहाल फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे और 2 लोगों की कविताएं हम लोगों के बीच में आई हैं। नारायण पटेल जी, डॉक्टर नारायण पटेल की कविता शायद मुझे मिली थी लेकिन अभी मैं उसको शायद नहीं कर हाँ वो हो चुकी है। आज एक उमा है, उमा बहन है हमारी राठ से, उमा विश्वजीत लोधी, वो राठ हमीरपुर से हैं। उन्होंने एक छोटी सी कविता हाथ से लिख के भेजी है, तो वो कविता हम लोग आपके बीच में रखेंगे। और एक हमारे लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं ललितपुर ज़िला उत्तर प्रदेश से मुकेश लोधी, एडवोकेट हैं, उनकी एक कविता हम आपके बीच में रखेंगे जो किसानों की दुर्दशा के ऊपर है। तो 2 कविताएं हम लोग सेशन के अंत में रखेंगे और क्लियर मुझे लगता है क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हमने कई आर्टिकल की चर्चा कर ली है तो इसलिए हम लोग अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे संविधान के बारे में। कुछ लोगों के साथ नेट में दिक्कत हुई है। आर्टिकल किसी को दिक्कत हुई है, सचिन राजपूत को दिक्कत हुई है कि आर्टिकल 139 बता दीजिए सर क्या है। आर्टिकल 139 ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का उपचार है जिसमें 5 तरह की रिट निकाली जा सकती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार प्रक्षा। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेरेटोरी, प्रोविशन और को वारंटो। तो उन सारी जो 5 प्रकार की रिटों को निकालने की जो शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 139 आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो रिट निकालने की। उसी के संबंध में वो आर्टिकल है, हमने डिटेल में चर्चा की है। आप लोग बैक में जाकर के अगर इसको लाइव सेशन को देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले उमा विश्वजीत की चर्चा की कविता की हम लोग चर्चा करते हैं और डॉक्टर नारायण पटेल कटनी वालों की कविता नहीं हो पाई है, हम लोग कल उनकी कविता लेंगे क्योंकि एक दिन में हम 1 या 2 ही कविता लेंगे ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट उसमें बना रहे और नई नई मौलिक चीज़ें हमारे पास आते रहें। तो चलिए साहब आरंभ किया जाए, शुरू किया जाए काव्य पाठ। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से है।
गोविंद सिंह लोधी ने पूछा है कॉलेजियम के बारे में। तो कॉलेजियम बेसिकली वरिष्ठ जजों का और जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको मिलाकर के एक छोटा सा निकाय होता है, और जो जजों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, वो कॉलेजियम का काम है उनको फाइंड आउट करना, और उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजते हैं कि इनको नियुक्त किया जाए, और राष्ट्रपति फिर अगर संतुष्ट होते हैं तो उसको जज नियुक्त करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति का मतलब है भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो मंत्रिपरिषद है वो उससे एग्री करने चाहिए। तो कॉलेजियम क्या है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज हैं और चीफ जस्टिस को मिलाकर के एक निकाय है जो जजों की नियुक्ति के लिए काम करता है। तो इसकी बहुत सारे इसके विषय में और भी दूसरी चीज़ें हैं, कभी हम लोग और चर्चा करेंगे। कि कुछ लोगों को ये नहीं मिला है, सेशन इनवाइट नहीं मिला है, तो आई विल ट्राई कि वो इनवाइट आज उन लोगों को मिल जाए, और आप लोग सभी इसको शेयर कर सकते हैं। सो मैनी पीपल कैन वॉच दिस लाइव सेशन और दे कैन वॉच इस आफ्टर ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। और हम लोगों में चलिए, लोधी लाला भैया सिंह ने तो अपनी कविता लिख दी है, आप उनकी पढ़ लीजिए वहाँ के वहाँ कमेंट में। हम लोग आरंभ करते हैं इस कविता को, और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हो भरोसा खुद पर, हो भरोसा खुद पर तो बच्चों को बाहर पढ़ाइए। एजुकेशन के संबंध में कविता है। उमा विश्वजीत लोधी राष्ट्र से उन्होंने कविता भेजी है हमारे बीच में, और वो खुद अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ाती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में खुद बच्चों के साथ रहती हैं। उनकी कविता है, हो भरोसा खुद पर तो बच्चों को बाहर पढ़ाइए, कभी लोगों के कहने पर बच्चों को न डराइए। हो भरोसा खुद पर तो बच्चों को बाहर पढ़ाइए, कभी लोगों के कहने पर बच्चों को न डराइए। हो जाए अगर गलती बच्चों से तो माफ़ कर दीजिए, हो जाए गलती अगर बच्चों से तो माफ़ कर दीजिए। जानिए और समझिए ज़माने को, जानिए और समझिए ज़माने को तो बच्चों को बाहर पढ़ाइए। दोस्त बनो बच्चों के। बेसिकली ये जो कविता है उस संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी रिसेंट समय में बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर आया है, स्टूडेंट्स के ऊपर, और कोटा इत्यादि शहरों में आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पाए, और माता पिता का इतना प्रेशर रहा कि तुमको इंजीनियर या डॉक्टर बनना ही है। तो ऐसे में कई बार बच्चे मनोविकार का शिकार हो जाते हैं, और इस कारण से बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर के डिप्रेशन में आकर के उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं। कई बच्चों ने सुसाइड किया है, कई सारी अनहोनी घटनाएं हुई हैं। तो हम लोगों को पेरेंट्स और गार्जियंस की भूमिका कैसे निभानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को एनर्जी से फुल रखें और अपने सपनों के लिए पॉजिटिव रहें। तो उन्होंने कहा है कि हो जाए अगर गलती बच्चों से तो माफ़ कर दीजिए, जानिए और समझिए ज़माने को तो बच्चों को बाहर पढ़ाइए। दोस्त बनो बच्चों के, समझिए और समझाइए। दोस्त बनो बच्चों के, समझिए और समझाइए, क्योंकि ज़माना है प्यार का, फिर न पछताइए। इसलिए हो भरोसा खुद पर तो बच्चों को बाहर पढ़ाइए। आगे लिखा है, बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को पढ़ाइए। अगर समझाएं बेटी को कि घर की इज्जत खराब ना करना, तो एक बार बेटे को भी समझाना कि दूसरों की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ ना करना। बेटा हो या बेटी फ़र्क ना करिए, इंसान रूप समझकर दोनों का अगर खुद पर अगर हो भरोसा खुद पर तो दोनों को पढ़ाइए। है भरोसा खुद पर तो बच्चों को बाहर पढ़ाइए। ये उनकी कविता है उमा विश्वजीत की। और उसके बाद बिल्कुल हम लोग एक दिन कभी ये सेशन भी रखेंगे कि बच्चों को कैरियर निर्माण में हम लोग उनकी क्या मदद कर सकते हैं। एक दिन हम लोग साइकोलॉजी पर बेस्ड, मनोविज्ञान पर आधारित एक सेशन रखेंगे, लाइव सेशन, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि बच्चों के कैरियर को लेकर के हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हम कैसे उनको गाइड करें, हम कैसे उनकी मदद करें ताकि बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो, बच्चों में कोई डिप्रेशन ना आए, और उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो योग्यता है, उसी के अनुसार वो अपने फील्ड का चुनाव करें और उसी में वो जाने का प्रयास करें। एक दिन हम लोग पूरा मनोविज्ञान पर आधारित सेशन रखेंगे।
और उस सेशन में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें लोगों को जान पाएँ। एक छोटी सी कविता, लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं मुकेश जी करमरा, एडवोकेट हैं, ललितपुर जिला यूपी से। उन्होंने किसान की दुर्दशा के ऊपर एक कविता लिखी है। छोटी सी कविता है, केवल 8 लाइन की, 7 लाइन की। वो कविता हम लोग पढ़ते हैं और उस कविता के साथ ही आज के सेशन की हम लोग समाप्ति करेंगे। कविता है किसान की दुर्दशा। आपने देखा है कितनी मेहनत किसान करता है, तो किसान की दुर्दशा क्या है? धरा का चीर कर सीना, धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है। धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। बहुत ही मार्मिक शब्द हैं किसानों के लिए, और हम सभी लोग किसान परिवारों के बच्चे हैं, किसानों से ही आते हैं, तो हम लोगों को इस मर्म को समझना चाहिए। धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। सदा जिसने मिटाई भूख जन जन की, जहाँ देश भर की, वही हलधर अभावों में गले में फांसी लगाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान ऋण जाल में फंस करके और तमाम फसलें इत्यादि खराब होने के कारण इस तरह के भी घटनाएं हम लोगों को देखने को सुनने को मिलती हैं। तो वही हलधर, हलधर मतलब हल को रखने वाला किसान, वही हलधर अभावों में गले में फांसी लगाता है। कड़कड़ाती सर्दियों में, धूप में, काली घटाओं में, कड़कड़ाती सर्दियों में, धूप में, काली घटाओं में लड़े अड़ जाए डटकर, लड़े अड़ जाए डटकर आसमानी आपदाओं में। कभी जो हार न माने, नतीजा चाहे जो भी हो, कभी जो हार न माने, नतीजा चाहे जो भी हो, वही फिर टूट गया हार जाता अभावों में, वही फिर टूट जाता हार जाता अभावों में। धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हम सबको खिलाता है। तो किसान के बारे में एक कविता है, और किसान कि हम सब लोग क्योंकि किसानों के बच्चे हैं इसलिए नहीं, बल्कि किसान के कारण ही सब लोग पलते हैं। आप देखिए इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है भारत में, वहाँ सब कुछ बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, गोदाम बंद हैं, प्रोडक्शन बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन खेती आज भी हो रही है, फसलें आज भी पक रही हैं, दूध आज भी निकाला जा रहा है, भैंस आज भी चारा खा रही है। तो जो सबका जो पेट भरता है वो बेसिकली अन्नदाता किसान है। उसकी फसलें लोगों के जीवन को चलाती हैं, उसके द्वारा दूध इत्यादि का जो उत्पादन किया जाता है, यही लोगों का जीवन चलाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सभी लोगों को हमेशा अन्नदाता का धन्यवाद करना चाहिए, और साथ ही साथ इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबका अपना अपना महत्व है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे अधिकारी है, लेकिन हमेशा हम लोगों को इस देश के अन्नदाता किसानों का सम्मान करना चाहिए, जिनके कारण सब लोगों का जीवन चलता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोगों का इसी कविता के साथ हम लोग समाप्त करेंगे, और आप सब लोग बाकी लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, और जो निर्देश सरकार की तरफ से आए हैं उन सभी निर्देशों का आप सब लोग पालन करें। और जिस तरीके से अनुशासन के साथ पिछले लगभग 20-22 दिन आप लोगों ने निकाले हैं, उसी तरीके से उम्मीद है कि आने वाले जो 17-18 दिन हैं वो आप निकालेंगे, और संभवतः आने वाले 15-20 दिनों में हम लोग इस स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेंगे। हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे और ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आप लोग अनुशासन के साथ में एक शब्द होता है स्व अनुशासन, अपने स्वयं से अनुशासित होना सीखें, ये बहुत आवश्यक है। सभी लोग इन चीज़ों का पालन करें, और शिक्षा का यही महत्व है कि शिक्षा हम लोगों को एक डिसिप्लिन प्राणी बनाती है। शिक्षा हम लोगों को एक अनुशासित प्राणी बनाती है। आप लोगों को कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाएगा, तो इस बीच में मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने एक रिसर्च की है, और मैं अगले 10-12 दिन में वो रिसर्च विद फैक्ट आंकड़ों के साथ पूरी तैयार कर लूँगा, और वो रिसर्च मैं आप लोगों के साथ एक सेशन में डिस्कस करूँगा
कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और एजुकेशन से कितने बड़े लाभ हासिल हो सकते हैं। वो अभी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े देख करके मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ। पूरन सिंह पटेल साहब ने आप सब लोगों को एक जानकारी दी है कि क्लैट की जो अंतिम डेट है वो 25 अप्रैल है। तो जो लोग क्लैट परीक्षा देना चाहते हैं, जो लोग लॉ करना चाहते हैं, वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट में अप्लाई कर सकते हैं और कोशिश करिए आप अपने घरों के बच्चों को, कुछ बच्चों को लॉ के फील्ड में ज़रूर भेजें। तो आज की चर्चा को हम लोग यही विराम देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण समय आप सब लोगों ने इस पर चर्चा के लिए निकाला। सभी लोग अपना ख्याल रखें। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।